नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली 14 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक इंडियन आर्मी के और यूएस आर्मी के बीच में हाल फिलहाल में मिलिट्री एक्सरसाइज की जो कि उत्तराखंड में की गई थी। और ये मिलिट्री एक्सरसाइज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पे है और इसकी वजह से टेंशंस भी क्रिएट हो गई थी। एक तरफ थी चाइनीज गवर्नमेंट और दूसरी तरफ थी इंडियन गवर्नमेंट और यूएस गवर्नमेंट। तो ये युद्ध अभ्यास है क्या? एक्चुअली युद्ध अभ्यास सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि यूएस और इंडिया के बीच में होता है और ये एक तरीके का सिंबल है कोऑपरेशन का और इंटरऑपरेबिलिटी का यूएस के बीच में और इंडिया के बीच में। और ये डिफरेंट एग्रीमेंट्स को भी ट्रिगर करता है। जैसे कि अगर किन्हीं दो देशों के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होती है तो डिफरेंट एग्रीमेंट्स भी होते हैं डिफेंस इक्विपमेंट के रिगार्डिंग कि भाई अगर दो देशों के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होती है तो वे क्या करती हैं कि जो वेपन्स है, इक्विपमेंट है, डिफरेंट रॉकेट्स है, उन सभी को एक्सचेंज करते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज करते हैं जो कि सर्वेलेंस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। जो कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी है उनको एक्सचेंज किया जाता है। और इन सभी के रिगार्डिंग चाइनीज गवर्नमेंट ने कहा कि इंडिया 1993 और 1996 के एग्रीमेंट को ब्रेक कर रहा है। इंडिया इन सभी एग्रीमेंट्स को फॉलो ही नहीं कर रहा। अगर आप इंडिया की पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि ये मिलिट्री एक्सरसाइज से हुआ क्या कि दोनों देशों के बीच में जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई। और जिस तरीके से दोनों देश टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज को अपनाते हैं किसी भी वॉर में जीतने के लिए, वे सभी की सभी टैक्टिक्स, वे सभी की सभी स्ट्रेटजीज को इंटरचेंज किया गया जो कि काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा दोनों ही देशों के लिए। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कई बार आप मिलिट्री एक्सरसाइज इन वर्ड्स को सुनते होंगे लेकिन आपको इनका मतलब नहीं पता होगा शायद। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मिलिट्री एक्सरसाइज होती है तो होता क्या है, एक फिक्शनल सिचुएशन को क्रिएट किया जाता है। एक ऐसी फिक्शनल सिचुएशन जिसमें कि दो देशों के बीच में अगर वॉर होती है तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है और किस तरीके से इन सिचुएशन में हम अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं। और जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज होती है, इक्विपमेंट्स होते हैं, गन्स होते हैं, टैंक्स होते हैं, किसी और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की जरूरत है या किसी और तरीके की स्ट्रेटजीज को अपनाने की जरूरत है। इन सभी की सभी चीजों को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए मिलिट्री एक्सरसाइज किए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ युद्ध अभ्यास, यानी कि जो इंडिया और यूएस के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले यूएस की जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी का हम यूज ले सकते हैं। जैसे कि अभी 2020 कुछ मई अप्रैल के मंथ में इंडिया और चाइना के बीच में एलएसी पर युद्ध हुआ था। दोनों तरफ से गन चलाई गई थी, बॉम्ब्स का यूज किया गया था और काफी ज्यादा आर्मी पर्सनल मार्टेर भी हुए थे, शहीद भी हुए थे। इन सभी को देखते हुए हमें और भी ज्यादा अपने आप को एडवांस करना होगा टेक्नोलॉजी के एरेना में, क्योंकि टेक्नोलॉजी आज के टाइम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है मैं आपको इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि पहले के टाइम में बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं होती थी, लेकिन अगर आज के टाइम में इंडियन आर्मी अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशन और जितने भी हथियार है इन सभी को अपने साथ ले जाती है, पुराने टाइम पर, एंशियंट टाइम में तो सिर्फ इंडियन आर्मी, सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी बहुत सारे देशों को एक बार में ही हरा सकती है, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, सिर्फ उनके पास तलवार है और किसी छोटे मोटे तरीके की बंदूकें हैं। लेकिन जो इंडियन आर्मी है पूरी तरीके से वेल इक्विप्ड है, न्यूक्लियर वेपन्स है, डिफरेंट मिसाइल्स है। हम सिर्फ एक ही बार में पता नहीं कितने सारे देशों को हरा सकते हैं। इवन जो मुगल आर्मी थी उस मुगल आर्मी को हराने में हमारी इंडियन आर्मी को सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटे ही लगेंगे। तो आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो इन सभी टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन और प्रदर्शन करने के लिए ये मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया था। और दूसरा ये है कि जो एलएसी वाला रीजन है और एलओसी वाला रीजन है वे दोनों ही काफी ज्यादा माउंटेनियस एरिया है, यानी कि पहाड़ी इलाके हैं। और इन पहाड़ी इलाकों में बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी होती है जो हमने बना तो दी होती है और वो यूजफुल भी होती है, लेकिन माउंटेनियस एरिया पर वे सारी टेक्नोलॉजी काम ही नहीं करती। जैसे कि जो कम्युनिकेशन की रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी है और जो सर्वेलेंस के रिगार्डिंग ड्रोन्स है वे माउंटेनियस एरिया में काम ही नहीं कर पाते, क्योंकि
वे टेक्नोलॉजी इस तरीके से बना ही नहीं गई कि वे माउंटेनियस एरिया में अपने आप को अडेप्ट कर सके। तो ये जितनी डिफरेंट स्टफ्स है, थिंग्स है, इन सभी को चेक करने के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब हम इन टेक्नोलॉजी को माउंटेनियस एरिया पर और जो बैरियर्स है होते हैं और ये जो डिफरेंट नेचुरल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होते हैं, माउंटेन होते हैं, बैरियर्स होते हैं, और जब हम डिफरेंट एरियाज में अपनी टेक्नोलॉजी को चेक करेंगे तो एक्चुअली में अगर हम अपनी देशी भाषा में बात करूं तो हमें इन टेक्नोलॉजी की औकात का पता चल जाएगा कि ये वॉर होता है हमारा चाइना का या हमारा किसी और देश के साथ, तो ये क्या टेक्नोलॉजी हमारे लिए यूजफुल होंगी या नहीं होंगी। और इन सभी माउंटेनियस प्रॉब्लम से, इन सभी माउंटेनियस सिचुएशन से उभरने के लिए यूएस आर्मी ने एरियल टायर नेटवर्क को भी बनाया है, जो कि होता क्या है कि ये अपने आप में ड्रोन्स का एक ग्रुप होता है और डिफरेंट ड्रोन्स के अपने काम अलग अलग काम होते हैं और स्पेशली इनका काम सर्विलेंस होता है। अगर पहाड़ी इलाकों में किसी दूसरे देश की सरकार की जो आर्मी है वे छुपी हुई है तो हम इन ड्रोन्स की हेल्प से ये पता लगा सकते हैं कि जो दुश्मन है वे कहां पर छिपकर बैठे हुए हैं, और ये काफी ज्यादा जो हमारे फौजी भाई हैं उनकी जान को बचाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि दुश्मन देश के जो फौजी होते हैं वे कहीं पर छिपे होते हैं और सिर्फ कुछ फौजी ही हमारी तरफ के बहुत सारी फौजियों पर भारी पड़ जाते हैं। क्योंकि जब हमें ये ही नहीं पता होगा कि किसी देश की आर्मी, फॉर एग्जाम्पल चाइनीज आर्मी के जो पर्सनल है वे कहाँ पर छिपे हुए हैं, तो हम किसको अपना निशाना बनाएंगे, हम लड़ेंगे किससे। तो ये जो ड्रोन्स है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन सभी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि यूएस की टेक्नोलॉजी है वे काफी ज्यादा एडवांस है, लेकिन एडवांस इसका मतलब ये नहीं है कि यूएस की जो टेक्नोलॉजी है वे माउंटेनियस एरिया में भी हमारे लिए यूजफुल होगी। उस यूजफुलनेस को चेक करना ही इस युद्ध अभ्यास का एक उद्देश्य और था। और अगर हम यूएस की आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यूएस की आर्मी माउंटेनियस एरिया पर लड़ने के लिए कैपेबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी लड़ाई लड़ी ही नहीं है माउंटेनियस एरिया पर। उन्होंने हमेशा ही जो प्लेन लैंड है उन पर लड़ाई लड़ी थी। और अगर किसी के पास ये नॉलेज नहीं होती माउंटेनियस एरिया पर लड़ने की तो वो काफी आसानी से हार जाएगा जब वो माउंटेनियस एरिया पर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल छत्रपति शिवाजी महाराज की जो आर्मी थी वो इन सभी के सभी माउंटेनियस एरिया पर लड़ने के लिए काफी ज्यादा कैपेबल थी। और आप कुछ इस तरीके से समझे कि छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी सेना को इन माउंटेनियस एरिया पर लड़ना आता था और जिसका ये बेनिफिट उठाते भी थे। ये क्या करते थे कि जो मुगल की आर्मी है उनकी बड़ी से बड़ी आर्मी को हरा देते थे, क्योंकि जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनको काफी अच्छी तरीके से नॉलेज थी कि इन माउंटेनियस रीजन पर कैसे लड़ा जाता है। तो टेक्नोलॉजी ही होना अपने आप में काफी कैपेबल नहीं होती, बल्कि आपको नॉलेज भी होनी चाहिए इन माउंटेनियस रीजन पर कैसे लड़ा जाता है। तो फाइनली ये जो युद्ध अभ्यास है वो यूएस आर्मी के लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और इसके अलावा चाइनीज गवर्नमेंट को भी एक सिग्नल चला गया, एक वार्निंग चली गई कि अगर आप हमसे वॉर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या फिर कभी भी हमारे साथ वॉर करेंगे तो हम इस चीज के लिए हमेशा ही तैयार है। हमारे पास वेपन्स है, हमने यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज की है, हमें पता है कि इस माउंटेनियस रीजन पर कैसे लड़ा जाता है। तो चाइनीज गवर्नमेंट पर एक डर हमेशा बना रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया और चाइना के रिलेशन की। एक्चुअली 1947 के बाद जो इंडिया और चाइना के रिलेशन है वे हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। और आप अगर रिलेशन की बात करते हैं तो इंडिया ये एक ऐसा पहला देश था जिसने चाइनीज गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया था। इंडिया से पहले कोई ऐसी गवर्नमेंट ही नहीं थी जिसने एक चाइनीज गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया और मान्यता दी हो। लेकिन ये 1965 तक जो इंडिया और चाइना की रिलेशन है वे काफी ज्यादा अच्छे रहे। 1965 में होता क्या है कि चाइनीज गवर्नमेंट तिब्बत पर हमला कर देती है और तिब्बत को अपने कब्जे में कर लेती है। उस टाइम पर तिब्बत के जो लीडर्स थे वो दलाई लामा थे और दलाई लामा किसी न किसी तरीके से इंडिया में आ गए और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने शरण भी मांगी और हमने शरण भी दी, क्योंकि ये इंडिया का हमेशा से ही रुतबा रहा है कि कोई अगर हमसे मदद मांगता है तो हम उसकी मदद करते हैं। ये हमारी एक विशेषता है और यही हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि अगर कोई आपसे मदद लेता है तो हम उसकी आप मदद करें। लेकिन इसके हमने डेफिनेटली ही बुरे परिणाम हमको देखने को मिले। जैसे कि दलाई लामा यहाँ पर आए तो चाइनीज गवर्नमेंट को ये लगा कि हम उनके अगेंस्ट खड़े हैं। उन्हें ये लगा कि अगर हमने दलाई लामा को शरण दी है तो इसका मतलब हम चाइना के अगेंस्ट है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने सिर्फ उनको शरण दी थी। लेकिन इसके बदले हुआ क्या कि चाइना ने हम पर अटैक कर दिया और अटैक करने के बाद जो अक्साई चीन वाला एरिया है जो कि इंडिया का होता था, आज भी इंडिया का है, लेकिन वो चाइना ने ऑक्यूपाई किया हुआ है और अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे एरिया तक
चाइनीज गवर्नमेंट की जो आर्मी है वो यहाँ पर आ गई थी, दैट इज पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी में 2020 और अप्रैल 2020 के मंथ में चाइनीज आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में युद्ध हुआ और काफी ज्यादा आर्मी पर्सनल मारे गए दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से ही मारे गए। लेकिन ये क्या हुआ कि एक तरीके से सिग्नल जा रहा था, ये तो हमारे सिर्फ बॉर्डर पर ही कुछ छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो रही थी, लेकिन दोनों तरफ से एक डर था कि कहीं फुल फ्लेज्ड वॉर ना हो जाए, और फुल फ्लेज्ड वॉर हो गई तो दोनों तरफ से ही काफी ज्यादा भारी नुकसान होगा। और हमेशा ही डर बना रहता है कि ये छोटी मोटी वॉर एक न्यूक्लियर वॉर में ना तब्दील हो जाए, जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक होगी हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे लोगों के लिए। दोनों देशों के बीच में जो मिलिट्री कमांडर टॉक्स हैं वे भी हुई और दोनों ने एग्री भी किया कि हम एलएसी से एक डिस्टेंस पर चले जाएंगे, लेकिन आज भी दोनों देशों की आर्मी एलएसी पर डिप्लॉय हुई है और कोई भी यहाँ से दूर जाने के लिए तैयारी नहीं। और जो ये एलएसी है एक्चुअली यही एक ऐसी रीजन है जो कि इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध का और एक टेंशन का रीजन हमेशा बनी रहती है। एलएसी हमारे लिए एलएसी कुछ डिफरेंट है, चाइनीज के लिए एलएसी कुछ और डिफरेंट है। एलएसी दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, ईस्टर्न सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर और मिडिल सेक्टर। देखिए मिडिल सेक्टर में तो किसी तरीके का डिस्प्यूट नहीं है, और जो वेस्टर्न सेक्टर है वो वेस्टर्न सेक्टर में डिस्प्यूट है दोनों के बीच में। चाइना कहता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो हमारा देश है, और अगर आप ईस्टर्न सेक्टर की बात करें तो वहां पर जो अक्साई चीन वाला पार्ट है वो अक्साई चीन हमारा ही है, लेकिन 1965 की वॉर में चाइनीज गवर्नमेंट ने उसे हथिया लिया था, और आज भी अक्साई चीन को चाइना की गवर्नमेंट ही ऑपरेट कर रही है। और इंडिया और चाइना के बीच में आज भी जो टेंशंस है उसका रीजन यूएस भी है, क्योंकि हम हमेशा ही यूएस के साथ हाथ से हाथ और कंधे से कंधा मिलाकर रहते हैं। वहां पर हमारे अच्छे ट्रेड है और हमारे जो अच्छे रिलेशन है यूएस के साथ, लेकिन यूएस और चाइना के अच्छे रिलेशन नहीं है, और यही बात चाइना को खटकती है कि हमारे और यूएस के अच्छे रिलेशन हैं। जैसे कि क्वाड बनाया गया है जिसमें इंडिया है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। चाइनीज गवर्नमेंट इसको कंप्लीटली कहती है कि ये एक ग्रुप है जो कि चाइनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट बनाया गया है। और इसके अलावा चाइनीज गवर्नमेंट को ये भी डर है जो गिलगित बल्तिस्तान वाला एरिया है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंडर में आता है, और चाइनीज गवर्नमेंट को हमेशा ही डर रहता है कि इस पीओके के एरिया को इंडियन गवर्नमेंट कभी हथिया ना ले, और अगर इंडिया के कब्जे में आ जाता है तो ये जो चाइना का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है दैट इज सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, उस पर एक सवाल उठ जाएगा कि ये हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। अगर गिलगित बल्तिस्तान वाला एरिया हमारे अंडर में आ जाता है, वो हमारे देश का पार्ट है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो हमारे देश का ही हिस्सा है, वो इंडिया का ही एक अटूट अंग है, लेकिन हो क्या रहा है कि उसे रूल अभी पाकिस्तान कर रहा है। तो डेफिनेटली आने वाले सालों में इंडियन गवर्नमेंट उसे अपने कब्जे में लेगी ही, क्योंकि वो हमारा ही पार्ट है। और चाइनीज गवर्नमेंट के इसी एग्रेशन को काउंटर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी जो चाइनीज एप्स थी जैसे कि टिकटॉक है, यूसी ब्राउजर है, शेयरइट है, इन सभी की सभी एप्लीकेशन को बैन ही कर दिया इंडिया से। और इसके अलावा इंडियन पीपल को एक मैसेज गया कि हम चाइनीज गुड्स को खरीदकर चाइनीज आर्मी को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं कि वो हमारे अगेंस्ट लड़े, इन सभी चाइनीज प्रोडक्ट्स को खरीद करके इनका यूज करके। तो हमने क्या किया कि इनके यूज करना कम कर दिया, और जिसकी वजह से दिवाली के टाइम पर जो चाइनीज गवर्नमेंट को 50,000 रुपए करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि इतने इंपोर्ट्स हमने कम कर दिए। इंडियन लोग ने सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू चाइनीज प्रोडक्ट्स है उनका यूज करना कम कर दिया। और इन सभी सिनेरियो को देखते हुए इंडिया और चाइना के रिलेशन को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, कैसे ठीक किया जा सकता है, आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इंडिया और चाइना के बीच में प्रॉपर प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, और दोनों ही साइड्स को उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए। दोनों ही देश को जो इंडिया और चाइना के बीच में प्रोटोकॉल्स थे, 2005 का प्रोटोकॉल, 2013 का बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट, 1993 और 1996 के एग्रीमेंट, उन सभी को मेंटेन करना चाहिए, उन सभी को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए। इसके अलावा जैसा कि चाइनीज गवर्नमेंट सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड, अगर हमारे देश के रिलेशन चाइनीज गवर्नमेंट के साथ अच्छे होते हैं तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा, चाइना के लिए भी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। चाइना की गवर्नमेंट ये साफ साफ जानती है कि अगर उसे सुपर पावर बनना है तो वो इंडिया के साथ बैर ले ही नहीं सकते, उन्हें इंडिया के साथ अपने रिलेशन अच्छे करने ही होंगे। और जिसकी वजह से हाल फिलहाल क्या हो रहा है कि चाइनीज गवर्नमेंट अब सॉफ्ट हो रही है, इंडिया के साथ इंडिया का साथ दे रही है। उन्हें पता है कि वो इंडियन गवर्नमेंट से अगर इंडिया से भी दुश्मनी मोल लेंगे तो वो खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। और हमें भी समझना चाहिए कि जैसे कि चाइना और इंडिया दोनों ही बॉर्डर बनाते हैं और हमारे रिलेशन अच्छे होते हैं, तो चाइनीज गवर्नमेंट और चाइना की जो डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज है वो इंडिया के अंदर आके इन्वेस्ट करें
करेंगी और हमारे लोगों को और जो हमारे इंडियन भाई बहन है उन सभी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी, क्योंकि हमें डेफिनेटली ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है इंडिया और चाइना की गवर्नमेंट को लेकर, किस तरीके से हम अपने रिलेशन को बेटर कर सकते हैं, और अगर हम इसे खराब करते हैं तो ये डेफिनेटली दोनों ही साइड से काफी ज्यादा नुकसानदायक होगा। किस तरीके से हम अपने रिलेशन को अच्छा कर सकते हैं मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।